परिषद सेंट्रल में पढ़ेंगे तो वैसे ही स्टेट में चीफ मिनिस्टर और मंत्री परिषद है। जैसे पूरे भारत में चुनाव की प्रक्रिया है और प्रधानमंत्री का सिलेक्शन प्रोसेस है, वैसे ही पूरे भारत में अगर स्टेट में बात करें तो चीफ मिनिस्टर का चुनाव और पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है। तो प्राइम मिनिस्टर और मंत्री परिषद के समय पूरा डिटेल में सारी चीज़ें आपको समझाई जाएंगी। अब उतनी सारी बातें आपको चीफ मिनिस्टर बताते समय सारी चीज़ें उतना मतलब डेप्थ में फिर से नहीं पहुंचा जाएगा। वैसे ही पार्लियामेंट है तो जब संसद पढ़ेंगे तो वहाँ पे A to Z जितनी सारी बातें हैं, कैसे मीटिंग होती है, कैसे कोई बिल बनता है, कैसे वो लास्ट में एक्ट बनता है, सदन, निम्न सदन, उच्च सदन, ये कैसे काम करता है, राज्यसभा की ज़रूरत है कि नहीं है, लोकसभा की क्या भूमिका है, राज्यसभा की क्या भूमिका है, कितने सत्र होते हैं, सत्र के बीच ड्यूरेशन क्या होता है, लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष कैसे चुने जाते हैं, राज्यसभा का सभापति उपसभापति, इन सब का सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, विपक्ष का नेता क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको मतलब काफ़ी डेप्थ के साथ पार्लियामेंट में कराया जाएगा। अब पार्लियामेंट में कराएगा जो हूबहू चीज़ें फिर आपको विधानमंडल में अप्लाई नहीं होगा। जितनी सारी चीज़ें जरूरी होगी विधानमंडल के लिए जो इधर नहीं हुआ होगा तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे विधानमंडल में कराया जाएगा। तो इसलिए जो भी क्लास होगा यहाँ से लेकर जब तक संसद समाप्त नहीं होता है, और काफ़ी बड़ा टॉपिक है, काफ़ी अच्छा खासा समय लगता है इसको कराने में, तो जब तक पार्लियामेंट समाप्त नहीं हो जाता है तब तक क्लास ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है कि सारे क्लास को आप क्या कर रहे हैं, अटेम्प्ट कर लें। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ों को हैंडल करना है। अब देखो भाग 5 ही स्टार्ट करने से पहले जो केंद्र की कार्यपालिका आप पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में और उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और इन लोगों के बारे में, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी आपके लिए है कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान पढ़ते समय सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जरूरी बोले कि 10 क्लास ऐसा है जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो छूट गया तो संविधान के बहुत सारे कंसेप्ट आपको ऐसे ही छूट जाएंगे। जिसमें से एक पहले डिस्कस हुआ था जिस दिन भाग और अनुच्छेद और अनुसूची बता रहे थे कि कितने भाग, कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूची हैं, और एक दूसरा क्लास ये है जिसमें कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका का ये डिवीजन समझेंगे। एक तीसरा क्लास आएगा जब पार्लियामेंट शुरू करेंगे या फिर राष्ट्रपति के चैप्टर से पहले एक और क्लास आएगा जिसमें बहुमत का प्रकार है, साधारण बहुमत क्या होता है, विशेष बहुमत क्या होता है, तो वो संसद शुरुआत होने से पहले वो टॉपिक कराया जाता है। मतलब ये चुनिंदा कुछ ऐसे टॉपिक है जिसको बिना पढ़े और बिना समझे आप पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन की आप मतलब पढ़ेंगे तो फिर आपको बार बार स्टेप पे स्टेप आपको फंसने का मतलब वो फंस जाएंगे, आप चीज़ें वहाँ से क्लियर नहीं होगी। तो आज के इस लेक्चर में सबसे पहले समझेंगे कि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका क्या होता है, इनका पूरा फंक्शन किस प्रकार से होता है, कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन आता है, विधायिका के अंतर्गत कौन कौन आता है, न्यायपालिका क्या होती है, इसके अंदर में कौन कौन आता है, इन सारी चीज़ों को समझेंगे। और आज के बाद से कभी भी हम आपसे पूछते कि भाई विधायिका क्या होता है, कार्यपालिका क्या होता है, न्यायपालिका क्या होता है, और नहीं बताए तो फिर वो आप समझिएगा। ठीक है, तो इसलिए जाकर घर पे इसको रट्टा लगा देना है कि यार समझ के पढ़ना है, जैसे भी करना है पूरा कंप्लीट याद कर जाना है। कि कोई पूछे कि संविधान के कितने स्तंभ है तो 3 है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इनका फंक्शन क्या है, वो सारी चीज़ें आप मतलब फटाफट क्या कर दे बता दें। ठीक है, अब देखिए संविधान के 3 स्तंभ या 3 अंग इसको बोला जाता है, या सरकार के 3 अंग या 3 स्तंभ के नाम से भी इसको जाना जाता है। सरकार के चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया को काउंट किया जाता है, लेकिन भारत के मीडिया उस लेवल के नहीं है कि वो चौथे स्तंभ के रूप में क्या किया जाए, काउंट किया जाए। क्योंकि वर्ल्ड रैंकिंग किया जाता है तो 170-75 मीडिया रिपोर्ट जब आता है तो हम ऊपर से 150वें स्थान पे हैं। मतलब 149 देश के मीडिया हमारे देश के मीडिया से क्या है, बेहतर हैं। वो भी कब, जब भारत में पूरे बोलने की आज़ादी दी गई है। आर्टिकल 19 आपको बोलने की स्वतंत्रता देता है, 19A के अंतर्गत मीडिया की स्वतंत्रता है, तब ये हाल है। तब उन कंट्री का आप अंदाज़ा लगाइए जहाँ पे पूरा मीडिया सरकार के कंट्रोल में रहती है, तो वहाँ पे उनकी रैंकिंग क्या होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से मतलब संविधान बनाने वालों ने ऐसा उम्मीद किया था कि भारत की जो चौथा स्तंभ होगा, हालांकि इसका संविधान में चर्चा नहीं है, लेकिन माना जाता था कि मतलब एक मीडिया चौथे स्तंभ के रूप में अपना रोल अदा करेगी। लेकिन आजकल के मीडिया उस लेवल पर नहीं है कि फिर उसको चौथे स्तंभ के रूप में मान्यता देगा। ठीक है, तो चर्चा करते हैं 3 स्तंभ के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे बात हुआ है विधायिका, जिसको हम लेजिस्लेचर के नाम से जानते हैं। लेजिस्लेचर या विधायिका के यहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि इसका मुख्य काम क्या करना है भाई, कानून का निर्माण करना है। तो भारत के अंतर्गत जितने भी कानून बनेंगे वो सब के सब कौन बनाएगा, विधायिका बनाएगी। तो भारत के अंतर्गत जितने सारे बनने वाले कानून हैं तो वो कानूनों का निर्माण कौन करेगा, विधायिका या लेजिस्लेचर के द्वारा किया जाएगा। बाकी दुनिया के, भारत के कोई भी ऐसी संस्था कानून का निर्माण नहीं करेगी सिवाय किसका, विधायिका का। तो भारत में जितने भी कानून बनते हैं उनका निर्माण कौन करेगी, विधायिका। इसलिए लिखा हुआ है कि इसका मुख्य कार्य है कानून का क्या करना, निर्माण करना। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब इस विधायिका के अंतर्गत आता कौन है, तो जैसे में यहाँ पे लिखे हैं कि केंद्र सरकार की विधायिका, केंद्र के लिए क्या है, संसद। यानी केंद्र सरकार को अपना जो भी कानून बनाना होगा तो वो किस में बनाएगी, संसद में बनाएगी। राज्य सरकार की विधायिका क्या है, तो राज्य के लिए जो भी कानून बनना होगा वो कहाँ पे बनेगा, विधानमंडल।
तो विधायिका मतलब जो कानून का निर्माण करते हैं उसको बोलते हैं विधायिका, और केंद्र के लिए विधायिका है संसद, और राज्य के लिए विधायिका है विधानमंडल। अब जाहिर सी बात है कि राज्य के लिए विधायिका विधानमंडल है, तो सभी राज्यों की अपनी अपनी विधायिका है, तो सभी राज्यों का अपना अपना क्या होगा, विधानमंडल होगा। जैसे बिहार विधानमंडल है, उत्तर प्रदेश विधानमंडल है, केरल विधानमंडल है, अरुणाचल प्रदेश विधानमंडल है, जम्मू कश्मीर विधानमंडल है, क्योंकि वहाँ पे यूटीज होते हुए भी विधानमंडल है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो प्रत्येक राज्यों में क्या है, विधानमंडल है। तो भारत के 28 राज्यों में विधानमंडल है, और इसके साथ साथ 3 यूटीज या 3 केंद्र शासित प्रदेशों में भी विधानमंडल है, जम्मू कश्मीर, पुदुचेरी और फिर दिल्ली। तो इन 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानमंडल है। तो टोटल 28 और 3 कितना, 31 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में भी क्या है, विधानमंडल है। जिस राज्य सरकार को अपना कानून बनाना होगा वो अपने विधानमंडल में बनाएगी। जैसे बिहार सरकार को शराबबंदी पे कानून बनाना है तो वो बिहार विधानमंडल में बनाएंगे। योगी आदित्यनाथ को मतलब कोई कानून बनाना है, गो हत्या पर प्रतिबंध लगाना है, तो अपने उत्तर प्रदेश के विधानमंडल में जाकर बनाएंगे। ममता बनर्जी को कोई कानून बनाना है तो ममता बनर्जी अपने कलकत्ता विधानमंडल में बनाएंगे। समझ रहे हैं ना। तो सभी राज्यों का अपना अपना क्या होगा, विधानमंडल होगा, और केंद्र की विधायिका क्या है, संसद है। इन दोनों के अलावा कुछ मामलों में कुछ एक्सेप्शन अपवाद भी संविधान में दिए गए हैं। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश के माध्यम से भी कानून बना सकता है, और अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल भी ऑर्डिनेंस या अध्यादेश के माध्यम से कानून बनाता है। लेकिन उसके लिए कंडीशन कुछ और है। आपसे पूछे कि भारत में कानून कौन बनाना है, तो भारत में कानून कौन बनाता है, विधायिका बनाता है, और केंद्र के लिए विधायिका है संसद, और राज्य के लिए विधायिका है विधानमंडल। कुछ मामलों में ऑर्डिनेंस के माध्यम से राज्यपाल और गवर्नर अपने कानून बनाते हैं, लेकिन वो कौन सा कंडीशन होता है वो आगे जब राष्ट्रपति के चैप्टर में पढ़ेंगे, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति, और राज्यपाल के चैप्टर में पढ़ेंगे राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें डिटेल्स में मिलेंगी। तो विधायिका समझ में आया, जो कानून का निर्माण करते हैं उसको विधायिका, केंद्र के लिए संसद और राज्यों के लिए विधानमंडल। यहाँ कोई दिक्कत। अब केंद्र के जो विधायिका के द्वारा कानून बन गया, इन कानूनों को ग्राउंड पे लागू करवाने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है, कार्यपालिका के ऊपर है। तो विधायिका ने कानून बनाया, अब इसको लागू कौन करेगा, कार्यपालिका। तो यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा हुआ है, इसका मुख्य कार्य कानून को क्या करना, लागू करना। तो विधायिका कानून बना दी, अब इन कानूनों को लागू करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है, कार्यपालिका के ऊपर है। अब ये कार्यपालिका होगा टोटल 2 प्रकार का, एक होगा राजनीतिक या अस्थायी कार्यपालिका, दूसरा होगा गैर राजनीतिक, या इसी को बोल देंगे अस्थायी, या इसी को बोलते हैं प्रशासनिक कार्यपालिका। अंतर क्या है, अच्छा इसमें एग्जाम्पल में प्राइम मिनिस्टर और मंत्री परिषद है, और चीफ मिनिस्टर और मंत्री परिषद है। अच्छा, इसका नाम से ही लिखा हुआ है अस्थायी कार्यपालिका या फिर राजनीतिक कार्यपालिका, तो जाहिर सी बात है कि राजनीति से संबंधित लोग होंगे, और अस्थायी मतलब इनका कोई स्टेबिलिटी नहीं है, ये कितना भी समय में ये जा सकते हैं। बोलो ना जी। अब देखो, मान लो कि प्राइम मिनिस्टर है, तो प्राइम मिनिस्टर का कार्यकाल तो लिखा हुआ है कि भाई संविधान में एक प्राइम मिनिस्टर आएगा तो वो लोकसभा जब तक भंग नहीं होता है 5 साल तक अपने पद पे बना रहेगा। लेकिन आप देखते हैं कि 5 साल के पहले भी सरकार गिर जाती है। जैसे चीफ मिनिस्टर के सेंस में अभी देखिए कि सरकार समाप्त हो गई और दूसरी सरकार आ गई। तो इन लोगों का फिक्स नहीं है, हालांकि संविधान में 5 साल लिखा हुआ है, लेकिन 5 साल के पहले भी इनका बहुमत समाप्त हो जाता है, तो 5 साल के पहले भी सरकार क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। कोई दिक्कत। 5 साल के पहले अगर बहुमत समाप्त तो सरकार भी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो समाप्त हो गई तो मतलब कोई फिक्स नहीं है, इसीलिए क्या है, वो अस्थायी है, क्योंकि राजनीति से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको क्या बोल दिया जाता है, राजनीतिक। तो राजनीतिक और अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आपको प्राइम मिनिस्टर, पूरा मंत्री परिषद के जितने सारे लोग हैं ये सब शामिल होंगे, चीफ मिनिस्टर, और राज्य के अंतर्गत जितने सारे मंत्री परिषद के लोग हैं वो सारे लोग इसमें क्या होंगे, शामिल होंगे। कोई दिक्कत परेशानी। ये कौन सी कार्यपालिका हुआ, और अस्थायी। कहने के लिए 5 साल यद्यपि लिखा हुआ है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि 5 साल फिक्स है। इनका बहुमत जैसे ही समाप्त होगा फिर इनको अपना त्यागपत्र देना पड़ेगा, और कार्यपालिका यहाँ पे क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, इसलिए क्या है, वो अस्थायी है। कोई दिक्कत परेशानी। अब इसी के कंपैरिजन में तो यहाँ पे राजनीतिक हो गया, तो यहाँ पे गैर राजनीतिक हो जाएगा, मतलब जो राजनीति से जुड़े हुए नहीं है। यहाँ पे अस्थायी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। और इसी को चूंकि ये प्रशासन से जुड़े हुए लोग हैं, इसलिए इनको प्रशासनिक कार्यपालिका के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रशासनिक कार्यपालिका के अंतर्गत कौन आएगा, तो जितने सारे ब्यूरोक्रेट्स, आपका IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, जितने सारे ये लोग हैं, ये सब क्या है, अस्थायी कार्यपालिका के भाग हैं। सरकार कोई भी आए, कोई भी जाए, सेक्रेटरी जो सेंट्रल में स्टेट में बैठा हुआ अपने जगह पे काम करेगा। अब भी जिले के DM SP की जो भी बात करिए, नीतीश कुमार आए तो उनके साथ मिल बैठकर काम करेगा, तेजस्वी आते हैं उनके साथ मिल बैठ के काम करेगा, BJP आ जाए तो BJP के साथ। इनको कौन सरकार आ रही है, कौन सरकार जा रही है, इनको कोई लेना देना नहीं है। एक बार परीक्षा देकर पास कर गए हैं, 60 साल तक अपने पद पे बने रहेंगे, बस इनका इधर से उधर ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन सरकार इनको हटा नहीं सकती है। इसलिए क्या है, अस्थायी कार्यपालिका है।
सरकार बदलने के साथ और परिस्थिति बदलने के साथ इनका कोई भी मतलब ऐसा नहीं कि इनका सर्विस क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो इसको बोलती है कौन सी कार्यपालिका? अस्थायी। अब इसमें नौकरशाही पूरा ब्यूरोक्रेट्स के साथ साथ जितने सारे सरकारी सेवा से जुड़े हुए लोग हैं वो सब क्या है? अस्थायी कार्यपालिका। जैसे मान लीजिए डीएम है, अब डीएम है तो यहाँ पे कानून कोई लागू, सरकार ने कोई कानून बना दिया कि शराबबंदी करवाना है, और शराबबंदी करवाना है वो विधानमंडल से कानून बन गया, अब इसको ग्राउंड पे लागू कौन करेगा? कार्यपालिका। अब डीएम चूंकि कार्यपालिका का ही भाग है तो जाकर चेक करेगा भाई कहाँ पे दरा शराब और आपका बिक्री उक्री नहीं हो रहा, सभी जगह पे क्या करेगा? बंद करवाएगा। थाने में बैठा कोई पुलिस अधिकारी या दरोगा बाबू तो उनका भी काम वही है, जाकर घूम घूम कर चेक करेंगे भाई कहाँ दारू है, वो सबको क्या करेंगे? बंद। वो सब क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि विधायिका ने ऐसा कानून बना दिया है कि आपको दारू क्या कर देना है? बंद करवा देना है। और चूंकि विधायिका ने बना दिया है तो कार्यपालिका के ऊपर जिम्मेदारी है कि उसको क्या करेगी? लागू करेगी। कोई दिक्कत परेशानी? 10 गो कांस्टेबल लेकर जाएंगे, 10 गो कांस्टेबल भी सरकारी सेवा से जुड़े हुए लोग हैं तो ये भी कार्यपालिका के ही क्या है? भाग है। लेकिन ये सब कौन सी कार्यपालिका है? अस्थायी कार्यपालिका है। यहाँ तो कोई दिक्कत? तो कार्यपालिका दो प्रकार से, राजनीतिक अस्थायी या फिर इसी को गैर राजनीतिक अस्थायी या प्रशासनिक कार्यपालिका। इनका पद फिक्स नहीं है, सामान्य तो 5 साल के लिए रहते हैं लेकिन बीच में भी ये क्या हो जाते हैं? समाप्त। लेकिन ये फिक्स है इसलिए इनको क्या बोल दिया जाता है? अस्थायी कार्यपालिका। कोई दिक्कत परेशानी? नेक्स्ट, अब नेक्स्ट बात करते हैं जुडिशरी, और तीसरा स्तंभ है जिसको बोलते हैं न्यायपालिका या जुडिशरी। इसका डेफिनेशन लिखा है, यह एक विवाद निवारण संस्था है। अब विधायिका ने जो कानून बना दिया है, कार्यपालिका उसको ठीक ढंग से लागू कर रही है कि नहीं कर रही है, या कोई विवाद हो जाए तो उसको समाधान करने के लिए किसको बनाया गया? जुडिशरी या न्यायपालिका को बनाया गया। तो यह एक विवाद निवारण संस्था है जिसका मुख्य कार्य क्या करना है? न्याय करना है। कहने का मतलब कि विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को कार्यपालिका ठीक ढंग से लागू कर रही है कि नहीं कर रही है, इसकी जांच पड़ताल करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? न्यायपालिका। और फिर सही को सही और गलत को गलत बताने की भी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? न्यायपालिका। इसलिए इसका काम है क्या करना? न्याय करना। अब इसमें तीनों न्यायालय आपको आ जाएंगे। सबसे टॉप पे मिलेगा आपको सुप्रीम कोर्ट, बीच में आपको मिल जाएगा हाई कोर्ट, और सबसे ग्राउंड लेवल पर आपको मिल जाएगा जिला न्यायालय, जिसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नाम से जाना जाता है। कोई दिक्कत पड़ता नहीं। तो कार्यपालिका विधायिका कानून का निर्माण करती है, संसद और विधानमंडल। कार्यपालिका उस कानून को क्या करती है? लागू करती है। राजनीतिक और अस्थायी कार्यपालिका, फिर गैर राजनीतिक और अस्थायी प्रशासनिक कार्यपालिका। और न्यायपालिका इस बात के जज करती है कि जो विधायिका ने कानून बनाया है कार्यपालिका उसको ठीक ढंग से लागू कर रही है कि नहीं कर रही है, या फिर उस पर न्याय करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? न्यायपालिका के ऊपर है। इसलिए इसको एक विवाद निवारण संस्था के नाम से जाना जाता है। मतलब जो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको दूर करने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। कोई दिक्कत परेशानी? इतना बात समझ में आ गया? कोई क्वेश्चंस वगैरह? ठीक है, तो आगे हेडिंग डालिए। अगला हेडिंग